हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमारा ये चौथा लेक्चर है जो अभी हम स्टार्ट करेंगे अभी इस लेक्चर को। तो जो बच्चे अभी आज ही जुड़े हैं वो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 3 लेक्चर पहले हमारे आए हैं उनको देखिए और उसके बाद में आज के लेक्चर पे आइए, क्योंकि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक था वो पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद में कुछ PYQs थे वो डिस्कस किए थे परसों के लेक्चर में। और कल के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो थी उनको हमने डिस्कस किया था। और आज की क्लास में जो वर्ड प्रॉब्लम हमारी बच गई थी उनका डिस्कस हम करेंगे। और उसके बाद में एक क्लास भी और लेंगे हम इस पे, जो क्लास हमारी कल होगी। और उस क्लास में हम जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो CBSE में पूछी हुई है सारे के सारे जो PYQs जो होंगे और PYQs जो पूछे हुए हैं, मतलब कल की क्लास में हम जो PYQs है यानी कि जो फैक्टराइजेशन मेथड के, जो आपके नेचर ऑफ रूट के और इन वर्ड प्रॉब्लम्स के, वो सारे के सारे PYQs भी डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में भी हम जितने कवर हो पाते हैं उतने PYQs डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम एक लेक्चर और लेंगे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। उसके बाद में कल हम इसका जो पूरा है वो कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो अभी जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ अभी कि हमने जो भी अभी तक सीखा है वो सारा का सारा CBSE के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ऐसे ही हमारे लेक्चर्स का आनंद लेते रहिए और अभी अपनी स्टडी को आगे तक लेकर जाइए। बच्चों, अभी ये वो टाइम है, इस टाइम पर जो पढ़ लेगा, जिन्होंने अभी तक पूरे साल में भी पढ़ाई नहीं की है वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे। लेकिन अभी भी आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है तो आप ज़िंदगी में कभी सीरियस हो ही नहीं सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी ये पढ़ने का ही टाइम है, तो आप अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। बाकी जो भी अदर वर्क है आपके घर पे या फिर आप अपना टाइम जहाँ भी वेस्ट करते हो वो सारी चीज़ें साइड में कर दीजिए और केवल स्टडी पे फोकस कीजिए। क्योंकि बच्चों, आपकी जो स्टडी है वही आपके लिए सब कुछ है। आपका फ्यूचर बना भी सकती है और आपका फ्यूचर बिगाड़ भी सकती है। और ये कोई नहीं चाहता कि भाई आपका फ्यूचर जो है वो ख़राब हो, और आप भी नहीं चाहते, देखो बाकी सबका हो या ना हो लेकिन आप खुद तो कभी नहीं चाहते कि आपका फ्यूचर ख़राब हो। बाकी सब क्या चाहते हैं ये आपसे, मुझे लगता है कि इससे आपको कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको यदि अपना फ्यूचर अभी सिक्योर करना है तो बच्चों आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि भाई ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। अभी क्या है कि आजकल बच्चे जो है उनको मोबाइल का भी बहुत सारा एडिक्शन होता है। वो मोबाइल पे यूट्यूब पे क्लास लेने के बहाने या फिर अदर किसी बात से पेरेंट्स से मोबाइल तो ले लेते हैं, लेकिन वो मोबाइल पे वो सारा काम नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए, वो मोबाइल का मिसयूज ही करते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट भी है मेरी कि भाई मोबाइल यदि आपको मिल रहा है, यदि टेक्नोलॉजी आपके पास में है तो उसका सही से यूज कीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, ना कि मोबाइल का मिसयूज करके आप अपने कैरियर को और अपने जो फ्यूचर है उसको ख़राब करेंगे। तो मैं सभी से आशा करता हूँ कि जो मैं ये बात आपको कहना चाह रहा हूँ बात सभी को समझ आ रही होगी। तो अभी अपन बिना किसी देरी के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो भी अभी नए जुड़े हैं वो सारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को अभी जो अपन एग्ज़ाम से जस्ट पहले ये जो भी थ्योरी अब आपको पढ़ाई जा रही है, जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। तो अभी अपन ने कल जो है वो 3 टाइप की वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की थी। उनमें हमने सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो देखी थी, किसकी थी सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चों। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमने जो देखी थी वो प्रॉब्लम हमारे पास में नंबर्स की प्रॉब्लम थी। और नंबर की प्रॉब्लम में मैंने आपको 2 डिजिट नंबर की प्रॉब्लम बताई थी। और उसके बाद में हमने एक नंबर की प्रॉब्लम और भी डिस्कस की थी। और जो सेकंड नंबर की जो प्रॉब्लम थी हमारे पास में वो अपनी एज की प्रॉब्लम थी, जिसमें कल के क्वेश्चन में हमने एज की जो प्रॉब्लम थी उसमें एक मैन और एक सन था तो उसकी एज का डिस्कस किया था। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो अपने पास में था वो अपना टाइम डिस्टेंस का था, तो उस पर भी हमने एक प्रॉब्लम जो थी वो कल सोल्व कर ली थी। और आज अभी जो हमारे पास में है एक नंबर की प्रॉब्लम और है। जो हमने पहली प्रॉब्लम जो टाइप देखी थी ना वहाँ पे अपने 5 टाइप मैंने आपको बताई थी कि ये जो 5 टाइप है इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं।
तो अभी आज ये सबसे पहले कल जो अपन ने नंबर की जो पढ़ी थी उसी की वर्ड प्रॉब्लम है। ये आपकी CBSE 2022 में पूछी प्रॉब्लम है, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। तो एक बार इसको पढ़ते हैं और यहीं से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे प्रॉब्लम लिखी हुई है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, मतलब 2 नंबर की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको 2 नंबर कंसिडर करने हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें और बताई हुई है, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर। बात समझ आ रही है? मतलब यहाँ पे 2 चीज़ों का डिस्कस हो रहा है, एक तो स्मॉलर नंबर बोल रहा है और एक नंबर बोल रहा है ग्रेटर देन नंबर। तो बच्चों सबसे पहले आपको ऐसा ही कंसिडर करना है कि लेट 2 नंबर्स बी x एंड y, और साथ में यहाँ पे ये भी कंसिडर कर लेना है कि x ग्रेटर देन y। x ग्रेटर देन y का मतलब पता चला आपको, मैं x ग्रेटर देन y क्यों लिख रहा हूँ बच्चों? x ग्रेटर देन y का मतलब है कि जो x है वो y से बड़ा है, मतलब x इज लार्जर देन y। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, मतलब y स्मॉलर है और x आपका लार्जर नंबर है। अब क्वेश्चन में जो जो बातें बोली है वो पढ़ लेते हैं कि द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, और साथ में बोला भी डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। मतलब क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू कितना है? 180 है। ये बात बच्चों क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने नंबर जो कंसिडर किए वो क्या क्या है? एक तो नंबर x है और एक नंबर कौन है? y है। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंस यानी माइनस, इक्वल टू कितना है? 180। तो हमने कर दिया 180। ये अपने पास में पहली इक्वेशन आ गई। इसके बाद में फिर क्या बोला है कि 180 द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब दूसरी बात बोलिए, पहला सेंटेंस क्लियर है सभी के और पहली इक्वेशन भी क्लियर है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। फिर बोला है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स। तो क्या बोला है? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। तो अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, मतलब स्मॉलर नंबर कौन है? x है या y है स्मॉलर नंबर बच्चों? y स्मॉलर है ना और x अपना लार्जर नंबर है। तो बोला स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी y स्क्वायर इक्वल टू क्या बोला? 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन है? x, और उसका कितना टाइम है? 8 टाइम है। तो इक्वेशन आ गई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो अपने पास में इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो और सेकंड इक्वेशन है ये, इन दोनों को सोल्व करेंगे और यहाँ से हम इसको बहुत ही इजीली बच्चों सोल्व भी कर पाएंगे। देखो आपको जैसे दिख रहा है कि आपके पास में क्या है यहाँ पे कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 आपकी पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो हम यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 8x। तो आया 8x इक्वल टू कितना? 180। ये अपने पास में बच्चों क्या आ गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन द टर्म्स ऑफ x। सो यहाँ पे ये भी बात लिख सकते हो आप कि बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। तो ये बात लिख के अपन वो लिख देंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इधर आएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू कितना? 0। अब यदि आपको ऐसे क्वेश्चन में बच्चों फैक्टराइज करना आ रहा है तो मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा, आप ऐसे क्वेश्चन को फैक्टराइज करके ही सोल्व कर सकते हो। और बाई चांस आपको ऐसे क्वेश्चन के जैसे 180 आ गया, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा, ऐसे फैक्टर यदि आपको नहीं करने आते हैं तो उस केस में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो और कोशिश करना कि आपसे फैक्टर होते हैं तो फैक्टर कर लेना, क्योंकि यदि आप फैक्टर कर पाते हो तो आपका टाइम बच जाता है। यदि आप ऐसी छोटी इक्वेशन की फैक्टर कर पाते हो तो आपका टाइम बच जाता है। अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो पहले आप डी निकालोगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखोगे, फिर वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर आपके पास एक्स की वैल्यू जाएंगे। तो इससे ज़्यादा बढ़िया क्या है कि यदि ऐसी छोटी इक्वेशन आपको दिखे तो आप फैक्टर सोच सकते हो। जो आपका 180 है वो आपका 18 और 10 की टेबल में आता है और 18 और 10 का जो डिफरेंस होता है वो 8 होता है। मतलब सर ये अपन काम चला सकते हैं इससे।
तो आप इसके फैक्टर ये कर सकते हो x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस के 180 इक्वल टू 0। यदि आपको फैक्टर नहीं करना आ रहा तो मैं कह रहा हूँ आपको गलत स्टेप नहीं लिखना है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो वहाँ पे और उसकी हेल्प से इसका आंसर बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। सो ऐसे आपके पास x कॉमन आएगा तो बचा x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन आया फिर बचा x माइनस 18 इक्वल टू कितना 0, और यहाँ से क्या निकल के आएगा x माइनस 18, जब कॉमन लोगे तो आएगा x प्लस 10 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू जाएंगे, x इक्वल टू 18 आएगा और एक x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 10 आएगा। अब सर यहाँ पे ये बात नहीं बोली गई है कि यहाँ पे सर नंबर जो है वो आपके पास में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको दोनों ही नंबर कंसिडर करने पड़ेंगे। x इक्वल टू 18 भी कंसिडर करना पड़ेगा और x इक्वल टू माइनस 10 भी कंसिडर करना पड़ेगा। बाद में पता चल जाएगा कि आपको लेना कौन सा है, x इक्वल टू 10 जो माइनस 10 है वो लोगे या x इक्वल टू 18 लोगे, वो बात बाद में पता चलेगी आपको। अभी आप डायरेक्टली कुछ नहीं कहोगे कि आपको 18 लेना है या माइनस 10 लेना है। यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होता कि हमारे पास में जो नंबर है वो पॉजिटिव है तो अपन इस नेगेटिव को डायरेक्टली अपन नेगलेक्ट कर देते, इग्नोर कर देते और 18 हम ले लेते, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज लेके चेक करेंगे। तो हमारे पास में x की वैल्यू बच्चों कितनी है 18 है, तो सबसे पहले देखेंगे इफ x इक्वल टू कितना 18, तो आप इक्वेशन सेकंड की हेल्प लो। x की वैल्यू 18 दी आप सेकंड में पुट करोगे तो आपके पास में देखो y² कितना आएगा, हाँ नाउ बाई इक्वेशन सेकंड वी हैव y² इक्वल टू कितना 8 इंटू 18 और इसको आप जब मल्टीपल करोगे तो y² इक्वल टू कितना निकल गएगा 8 8 जा 64, हाँ 8 1 जा 8, 8 और 6 कितना 14, मतलब y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी प्लस माइनस कितना आएगा y की वैल्यू बच्चों प्लस माइनस 12, ये y की वैल्यू आई। लेकिन बच्चों क्या आप x की वैल्यू को जो है वो माइनस 10 ले सकते हो, तो एक बार ये भी करके देखते हैं। इफ x इक्वल टू माइनस 10, तो वही इक्वेशन सेकंड में जब आप पुट करोगे तो y² इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 8 इंटू 10, मतलब y² इक्वल टू कितना आएगा माइनस 80। अब बच्चों आप मुझे बताओ कोई नंबर है और उसका स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो किसी नंबर का स्क्वायर यदि नेगेटिव नहीं हो सकता तो मैं इस आंसर को तो क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। क्यों इग्नोर कर दूंगा इसको, क्योंकि कोई भी नंबर जो होता है उसका स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू आ गई, y की दो वैल्यू आई। इफ x इक्वल टू कितना 18, तो y की दो वैल्यू है, एक तो 12 है, और इफ x इक्वल टू 18 तो y की वैल्यू कितनी है माइनस 12 है। आप ये दोनों आंसर लिख के आओगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं बोला गया है कि भाई आपके पास में जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है, देन उस केस में आप ये दोनों चीज़ें कंसिडर करोगे, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होना है। x इक्वल टू 18 ले लो, 12 ले लो, 18 और माइनस 12 ले लो, ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है। इतनी बात सभी क्लियर हुई। तो आज हमने जो भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी उसकी जो पहली प्रॉब्लम थी वो हमने आज फिर से एक बार उसका एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और तो बच्चों हमारे पास में ये नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है जो हमारी टाइम डिस्टेंस की वर्ड प्रॉब्लम है। इसके बारे में मैंने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और आज हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो हमारी टाइम डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जब भी टाइम डिस्टेंस की प्रॉब्लम आएगी तो हम उस केस में क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे। सभी की बात क्लियर बच्चों? ये बात क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो सकती है। तो इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर an aircraft was slowed down due to bad weather. The average speed of the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. Find the duration of flight. Find the duration of flight मतलब क्या फाइंड आउट करना बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको टाइम फाइंड आउट करना है। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। सो अपन ऐसे लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट द टाइम टेकन बाय
एयरक्राफ्ट BTR and speed is x किलोमीटर पर आवर। ये अपन ने कंसिडर कर लिया। अब सबसे पहली बात, गिवन क्या है हमारे पास में? गिवन क्या बच्चों? गिवन हमारे पास में है कि हमारी जो डिस्टेंस है वो गिवन है। डिस्टेंस कितनी गिवन है? डिस्टेंस गिवन है 600 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे? सिंस वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो बच्चों सबसे पहले अपन टाइम को अपने टी कंसिडर किया है। डिस्टेंस कितनी है हमारी? कितनी डिस्टेंस है बच्चों? डिस्टेंस हमारे पास में कितनी है? कितनी डिस्टेंस है? 600 डिस्टेंस है। और स्पीड कितनी है इसकी? x है। इसको नाम दो इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास में क्या बच्चों? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम जो है वो तो हो रहा है रिड्यूस या इंक्रीज हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट्स। तो 30 मिनट इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब 1/2 आवर इंक्रीज हुआ टाइम। तो और स्पीड हो रही डिक्रीज, मतलब 600 अपॉन x थी, डिक्रीज हो गई 200। तो ये आ गया x माइनस 200। बात क्लियर है कि यहाँ पे t प्लस 1/2 यानी हाफ आवर तो टाइम तो हो गया इंक्रीज, और स्पीड पहले x थी तो नई स्पीड हो गई x माइनस 200। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको नाम दे दो सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या आएगा आपके पास? देखो जल्दी से, बहुत ध्यान से देखना है सारे बच्चे। यहाँ पे आप टी की वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या आएगी? 600 अपॉन x प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना? 600 अपॉन x माइनस 200। समझ आ रही है सभी को बात? इसके बाद हम इस टर्म को उस साइड भेजेंगे, तो जैसे ही उस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा? 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x इक्वल टू 1/2। इसके बाद 600 अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन x माइनस 200 और माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू कितना? 1/2। इसको आप उधर क्रॉस मल्टीपल करवाना चाहो तो क्रॉस मल्टीपल कर दो, या फिर 2 को इससे मल्टीपल कर दोगे तो इधर कितना आएगा? 1200। और इसके एलसीएम कितने आ जाएंगे आपके पास? x माइनस 200। और जब इसको आप सोल्व करोगे फर्दर तो x माइनस 200 इससे डिवाइड होकर 1 होगा, और यहाँ पे बचेगा x, और x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 200 बचेगा, x माइनस 200 यहाँ पे 1 की जगह आएगा x माइनस 200, और वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ गया x प्लस 200 और इक्वल टू कितना? 1। x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 24,0,0,0,0 और इक्वल टू कितना आएगा? ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x स्क्वायर माइनस के 200x। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ऐसे आएगा x स्क्वायर माइनस 200x, और फिर कितना आएगा बच्चों? ध्यान से देखो एक बार, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो गया या प्लस होगा? माइनस हो गया या प्लस होगा बच्चों? माइनस 24,0,0,0 इक्वल टू कितना? 0। अब सर ये तो बहुत बड़ी टर्म आ रही है, अब इसको कैसे सोल्व करें? सर टर्म तो बहुत बड़ी आ रही है ना। अब तो आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? आप चाहो तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो, और आप चाहो तो इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे तो भी सोल्व होगा ये, और फैक्टराइज करोगे तो भी सोल्व हो जाएगा। तो जो मेथड आपको बच्चों इस क्वेश्चन पे अच्छा लगे, ये इक्वेशन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। x स्क्वायर माइनस 200x मतलब है 2,40,000 आपके पास में है। इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लेना, और जो आपके पास x की वैल्यू आए, अभी आपको टाइम पूछा, ड्यूरेशन पूछे, कितना टाइम लग रहा है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो यहाँ पे क्या निकाल लेना है? x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि नेगेटिव आपकी स्पीड हो नहीं सकती है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से ले लोगे, और वो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से लेकर आप किसमें पुट कर दोगे? आपकी जो इक्वेशन 1 है इसमें पुट करोगे तो आपके पास में टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। अब टाइम बच्चों जो आएगा
उसके बाद में आपको उस टाइम में 30 मिनट ऐड करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? ये टाइम तो वो टाइम आया है जो आपके पास में एक्चुअली उसकी स्पीड जो थी वो आपके पास कितनी थी, x स्पीड थी, उस टाइम का ये टाइम है। तो यहाँ पे टाइम तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद में आपको 30 और ऐड करना पड़ेगा। यदि ये काम करते हो तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप इस इक्वेशन को आगे सोल्व करके उसके बाद में x की वैल्यू फाइंड आउट करके उसमें पुट करके आप अपना टाइम निकाल लोगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो बच्चों ये आपकी टाइम डिस्टेंस की वर्ड प्रॉब्लम थी जो हमने बहुत ही इजीली इसको सोल्व कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी होगी वो ज्योमेट्री की प्रॉब्लम होगी बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी होगी हमारी? ज्योमेट्री की प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों हमारे सामने ये दो प्रॉब्लम और है। ए फार्मर विशेस टू ग्रो ए 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन सिंस ही हैज विद द ओनली 30 मीटर बार्ब्ड wire he fences 3 sides of the rectangular garden, letting compound wall of his house act as the fourth side fence. Find the dimension of his garden. तो सबसे पहले तो डायमेंशन कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद में जो जो बातें बोलता है उस हिसाब से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। लेट द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स एंड वाई। जो रेक्टेंगुलर गार्डन अपने पास में है और उसके हमने डायमेंशन कंसिडर कर लिए कि ए कितनी है, एक्स और वाई है। तो अपन एक बार एक रेक्टेंगल भी बना लेते हैं कि अपना कुछ रेक्टेंगल गार्डन कुछ इस शेप में है, और ये इसकी एक्स मान लेते हैं लेंथ है, और इसकी विड्थ जो है वो अपन वाई कंसिडर कर लेते हैं। तो सर ये एक्स है आपके पास में, तो ये भी एक्स ही होगी ऑब्वियसली, अपोजिट साइड इक्वल होती है, और ये भी कितनी होगी, वाई होगी। अब उसने क्या बोला है कि ए फार्मर विशेस टू ग्रो ए 100 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया का डिस्कस कर रखा है। सो सबसे पहले तो ये लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, x इंटू वाई। ये गिवन है, कितना गिवन है एरिया, 100 मीटर स्क्वायर, 100 इक्वल टू एक्स वाई, मतलब एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 100। इक्वेशन नाम दे दो इसको 1। फिर क्या बोला है, अब जो नेक्स्ट स्टेप बोला वो पढ़ना। सिंस ही हैज विद ओनली 30 मीटर बार्ड वायर। अब जो बार्ड वायर का मतलब कंटीले तार से कुछ बातें हैं। ही फेंसेस 3 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। अब ये जो 30 मीटर है वो क्या है कि रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसके 3 साइड की बात हो रही है, 3 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, लेटिंग द कंपाउंड वॉल ऑफ हिज हाउस एक्ट एज द 4th साइड फेंस। फाइंड द डायमेंशन ऑफ हिज गार्डन, मतलब उस पर फेंस करनी है इस गार्डन की। कुछ ऐसा है, ये साइड और ये साइड, 3 साइड हमें इस पर क्या करनी है, जो आपकी बार्ब्ड वायर है वो उससे फेंस करनी है हमें 3 साइड। तो हम क्या करेंगे, इस साइड और इस साइड, 3 साइड करना चाहते हैं, और इस साइड उसका हाउस है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 30 मीटर का है। तो अपन इस पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आएगा बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 30। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 30, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया, 30 माइनस 2x। ये इक्वेशन आ गई कौन सी, सेकंड। ये सेकंड उठा के फर्स्ट में पुट करेंगे, तो x 30 माइनस 2x इक्वल टू कितना, 100। मल्टीपल करो कितना आया, 30x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 100। 2 कॉमन भी ले लोगे तो कितना आएगा, 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 50। और इसको फर्दर जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये दोनों उधर चले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 15x और प्लस कितना 50 इक्वल टू 0। से यहाँ से x की आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो 2 वैल्यू निकल के आएंगी, x की वैल्यू 10 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। ये x की 2 वैल्यू आएंगी, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू कितना 5। तो भाई आपके पास में x की 2 वैल्यू आई है, तो जो डायमेंशन अपने कंसिडर की है वो अब अपने आप निकल आएंगी। x की वैल्यू जब आप 10 पुट करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 10 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 20 हो जाएगा, और y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपके पास में 10 है, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, y इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 10 पुट किया तो 20 माइनस 20, यहाँ पे माइनस क्या 30 में से कितना है, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये आप अच्छे से लिख लेना। उसके बाद x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 यदि है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास में कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 30 माइनस
10 इक्वल टू कितना 20। तो ये कुछ सीन है बच्चों आपके पास में, और ये डायमेंशन 2 आई है तो दोनों लिख लेना। इस बार x इक्वल टू 10 है तो y इक्वल टू भी 10 ले सकते हो, मतलब ये स्क्वायर बना सकता है। और दूसरा केस है कि x की वैल्यू यदि आप 5 ले रहे हो तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ईजीली सोल्व कर दिया है। और अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम किया हुआ है। ये प्रॉफिट लॉस की प्रॉब्लम है, तो इसको भी जल्दी से हम देखते हैं अभी आज की क्लास में ही। तो है आज की जो ये प्रॉब्लम है फोर्थ, ये क्या है, डीलर सेल्स इन आर्टिकल फॉर 24 रुपीज़ एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब हमें क्या है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, तो सबसे पहले कंसिडर कर लो, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी x रुपी। कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी x रुपी है। अब उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या बोल रहा है, एंड गेन्स एज मच एज परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस। मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो जितना उसकी कॉस्ट प्राइस है उतना ही परसेंट प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, एक बढ़िया बात बता रहा हूँ कि आपके पास में जैसे मान लो कि आपके पास 100 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है। मैं कह रहा हूँ आपके 100 रुपीज़ है, इसमें आपके जितने रुपए हैं उतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। आपके जितने रुपए हैं उतने ही परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इंटू 100 प्लस 100 अपॉन में कितना 100। तो इससे क्या होगा, आपकी जो पहले वाली मनी थी वो और आपकी जो प्रॉफिट वाली मनी है वो दोनों निकल के आ जाएंगे। देखना 100 इंटू कितना 2 इक्वल टू कितना आ गया 200। कई बात समझ आ रही है क्या, कई बात पकड़ पा रहे हो। जैसे मैं दूसरा केस बोलता हूँ कि मान लो आपके पास 50 रुपए थे। कितने रुपए थे, मैं कह रहा हूँ 50 रुपए जो थे, आपने कोई चीज़ 50 रुपए में खरीदी और आपको उसमें 50 का ही क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 50 इंटू 100 प्लस 50 अपॉन कितना 100। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस थी, यानी कि आपके पास भी जो मनी थी वो, और साथ में आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो दोनों साथ में निकल के आएंगे। तो कितना आएगा 50 इंटू ये हो गया 150 अपॉन 100। तो 0 से 0 कितना आ गया 75। क्या बात समझ आ रही है क्या आपको बच्चों। आपको क्वेश्चन में जैसे बोला जाता है आपको वैसे ही वर्क करना है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, आप बताओ मुझे। अब ये देखिए आपके पास रुपए थे 10,000। कितने रुपए थे 10,000 रुपए थे, और इस 10,000 रुपए पे आपको x% का प्रॉफिट हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ x% का प्रॉफिट हुआ है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 10,000 इंटू एक्स अपॉन कितना इंटू एक्स नहीं प्लस, सॉरी फॉर दैट। अभी आपके पास में 10,000 रुपीज़ थे, 10,000 रुपीज़ में आपको प्रॉफिट हुआ x रुपये का। तो इसको लिखोगे आप 100 प्लस एक्स अपॉन 100। इससे क्या होगा कि आपकी मनी आ जाएगी, आपकी मनी आ जाएगी, उसके बाद में आपको जो प्रॉफिट हुआ वो आ जाएगा, आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो आ जाएगा। मतलब इसको आप कह सकते हो इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इक्वल टू क्या कह सकते हो आप इसको, सेलिंग प्राइस आपके पास में आ जाएगी। इतनी बात समझ आ रही है क्या आपको। यदि ये बात समझ आ रही है तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे हम। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यदि आपको समझ आ रहा है तो देखना एक बार कि जो सेलिंग प्राइस है, हाँ सेलिंग प्राइस है वो इक्वल होती है, सेल इक्वल टू आपकी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। बनाया है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस तो दे रखी है कि डीलर सेल्स इन आर्टिकल ₹24। तो सेलिंग प्राइस तो हो गई 24 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी है x है इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, वो भी कितना परसेंट है x%। मतलब कि जितना आपका आर्टिकल की कॉस्ट है वही प्रॉफिट परसेंट है अपॉन कितना 100। तो ऐसे कितना आया 2400 इक्वल टू 100x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 100x और कितना माइनस के 2400 इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है और इस इक्वेशन को मुझे लगता है कि आप इजीली सोल्व कर पाओगे। यदि आप इसके फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर कर लो। फैक्टर क्या क्या होंगे इसके देख लो एक बार। फैक्टर क्या क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस के 20x माइनस के 240 इक्वल टू 0। तो ऐसे एक्स कॉमन आया तो कितना बचा, एक्स प्लस के 120 माइनस 20 कॉमन आया तो कितना बचा, एक्स और प्लस ऐसे 20 का डिवाइड किया 0 से 0 चला गया 120 इक्वल टू कितना 0। तो x प्लस 120 एक बार आ जाएगा और दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये आएगा x इक्वल टू माइनस के 120 एंड x इक्वल टू कितना आएगा 20। x इक्वल टू कितना आएगा 20। तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी आ गई है बच्चों, 20 आ गई है कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट परसेंट था वो भी अपने पास में कितना आ गया, 20% आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, वो अपने पास कितनी निकल के आ गई है, 20 निकल के आ गई है। तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पिछले ईयर सीबीएसई ने पूछा था। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और आप इस क्वेश्चन पे ऐसा फॉर्मूला अभी ये मैंने जनरेट किया है, अभी बनाया है इस फॉर्मूले को। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सोल्व कर सकते हो। तो अपन ने अभी पांचों टाइप की जो प्रॉब्लम्स थी वो पांचों प्रॉब्लम्स बच्चों हमने डिस्कस कर ली है और इसके बाद में हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और बाकी कल की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम PYQs डिस्कस करेंगे। वो सारे PYQs जो होंगे वो मिक्स PYQs होंगे, यानी कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम भी होगी, नेचर रूट के क्वेश्चन भी होंगे और उसके अंदर आपके पास में जो भी फैक्टराइज मेथड है और जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसके क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।